हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। हम बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 का जो परीक्षा होने वाली है, इसके अंतर्गत जो सीडीपी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम सीडीपी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हल करवा रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार आने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इनको हल कर लेते हैं, अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं तो पक्का है कि आपको आगामी जो परीक्षा है सीटेट की, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यह सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि जो बच्चे का विकास होता है उस विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा कथन है जो बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका को प्रभावित करता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। दूसरा ऑप्शन है, समवयस्कों और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तीसरा है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समवयस्कों और पैतृक जिनको जीन्स कहते हैं का सापेक्ष योगदान जो होता है वो योगात्मक नहीं होता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में जो समवयस्क होते हैं और जो जीन्स होते हैं इनका जो सापेक्षिक योगदान होता है वह योगात्मक नहीं होता है। यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण जो होते हैं वो एक दूसरे का गुणनफल होता है, योगात्मक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास, यानी बच्चे का अगर अच्छा विकास करना चाहते हैं आप, तो आप एक शिक्षक होने के नाते या एक शिक्षक होने के तौर पे आप क्या करेंगे, आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं, उसे बालक की परिवेश में सुधार करना चाहिए, यानी कि जो बालक का परिवेश है उसमें सुधार करना चाहिए। उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे की आनुवंशिकता से संबंधित अगर आप विकास कर रहे हैं, उसका आनुवंशिकता से संबंधित जो भी सीमाएं हैं उनके बारे में आप विकास कर रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि उसके परिवेश में सुधार करे, क्योंकि जब परिवेश में सुधार करेगा तभी उसके अंतर्गत सुधार आएगा। तो यानी कि बच्चे को पुस्तक पढ़ना नहीं देना है, खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह नहीं देनी है, उसे विकास के लिए प्रेरित नहीं करना। यानी कि आप प्रेरित करेंगे कि आप विकास करो, अपना विकास करो, क्योंकि विकास तो खुद से ही होता है, जैसे कि प्रेरित करने से तो विकास होता नहीं है। तो क्या करना होगा, उस बालक के परिवेश में सुधार करना होगा, तभी जाकर के बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित जो सीमाएं हैं, सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम और संभावित विकास हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। यानी अगर कोई बालक है तो उस बालक के जो भी शारीरिक लक्षण होते हैं, जो भी उसके अंतर्गत जो शारीरिक लक्षण प्रदर्शित हो रहे होते हैं, वो सभी लक्षण प्रभावित होते हैं। यानी कि किससे प्रभावित होते हैं, वो सभी लक्षण किस तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। तो केवल माता पिता के डीएनए से, केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि माता एवं पिता दोनों के जो डीएनए होते हैं, ये दोनों ही डीएनए जो बालक का शारीरिक लक्षण होता है उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि केवल पिता के द्वारा नहीं हो सकता है और केवल माता के द्वारा नहीं हो सकता है, माता एवं पिता दोनों के डीएनए जो होते हैं वो सम्मिलित रूप से बालक के शारीरिक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, बालक के शारीरिक लक्षण को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डॉट डॉट और किसकी अंतःक्रिया द्वारा होती है। यानी कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की जो सृष्टि होती है वह किसके और किसकी अंतःक्रिया के द्वारा होती
है। तो जो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि होती है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है, क्योंकि बालक का जो विकास होता है, कहा भी गया है कि जो बालक का विकास है वह आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया या गुणनफल होता है। तो इसमें भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण, यानी बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4, आनुवंशिकता और वातावरण। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है, उस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जो बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उस बच्चे के विकास पर उसके परिवेश का, उसके आसपास के वातावरण का जो उस पर प्रभाव पड़ता है, जो उसको प्रभावित करता है, उसको हम क्या कहेंगे। यानी कि जो भी बच्चे को उसका जो आसपास का पड़ोस है, उसके आसपास का जो वातावरण एनवायरनमेंट है, वो बच्चे को जो प्रभावित कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पालन पोषण, दूसरा है सामाजिक विकास कहेंगे, तीसरा है संवेगात्मक विकास कहेंगे, या चौथा परिवेश के लाभ कहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पालन पोषण। कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे के विकास में उसके आसपास का जो परिवेश होता है, जो आसपास का जो वातावरण होता है, जो उस पर प्रभाव डालता है, उससे हम पालन पोषण कहेंगे, क्योंकि पालन पोषण ही किया जा रहा होता है, वह परिवेश में उसका पालन पोषण ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पालन पोषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। यानी कि जो बालक का विकास होता है उस विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका सहयोग अनिवार्य है, यानी कि किसका सहयोग हमें चाहिए तो बालक का जो सम्यक या अच्छा विकास हो सके। पहला ऑप्शन है उसके विद्यालय और परिवार का सहयोग चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। तीसरा है उसके परिवार और समाज का। चौथा है उसके समाज और राष्ट्र का। यानी कि बालक के सम्यक विकास के लिए इनमें से किसका सहयोग अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी ये दूसरा जो ऑप्शन है, उसके वंशानुक्रम और वातावरण का जो सहयोग होता है यह अनिवार्य होता है बालक के सम्यक विकास के लिए, क्योंकि जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला रूप होता है। तो बालक के सम्यक विकास के लिए उसके वंशानुक्रम और वातावरण का जो सहयोग होता है वो सर्वाधिक अनिवार्य होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, परिवेश के प्रभाव मानव के डॉट डॉट और दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो परिवेश का जो प्रभाव होता है तो मानव के किस पर और किन दोनों चरणों पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन है इसके सामाजिक एवं आर्थिक चरणों पर महत्वपूर्ण होता है, या सामाजिक विद्यालय में शिक्षा इन चरणों पर महत्वपूर्ण होता है, या प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत जो चरण होते हैं इन पे महत्वपूर्ण होता है, या परिवार या विद्यालय में विकास इन चरणों पर महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व, यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है, प्रसव पूर्व यानी बच्चे के जन्म से पहले, और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो परिवेश का प्रभाव होता है वो बालक के जन्म के पहले और जब बालक का जन्म हो जाता है, इन दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इन दोनों चरणों में जो परिवेश होता है वह अपना प्रभाव डालता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म नहीं होता है तब, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब, इन दोनों चरणों में जो परिवेश होता है वो अपना प्रभाव बालक के ऊपर या मानव के ऊपर छोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रसव पूर्व या प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, यानी कि 8th क्वेश्चन है, यदि माता पिता अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं, यानी कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं, यानी कि अगर उनके 2 संतानें हैं तो एक संतान को अत्यधिक स्नेह और प्यार करती हैं, जबकि दूसरी जो संतान है उसको वो उतना अच्छे तरीके से स्नेह या प्यार नहीं करती हैं। तो यदि माता पिता अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं तो ऐसे परिवेश में बालकों का विकास निम्न में से किस प्रकार होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा बालक है जिसको अपने माता पिता के द्वारा उनमें परस्पर भेदभाव किया जा रहा है तो उसके परिवेश में यानी बालक के अंदर निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होगा, यानी कि कौन सा ऐसा गुण है जो बालक के अंदर डेवलप्ड होगा। पहला ऑप्शन है ईर्ष्यायुक्त, यानी जो बालक होगा वह ईर्ष्यालु होगा या ईर्ष्यायुक्त होगा। दूसरा है निष्पक्षतापूर्ण, जो बालक होता है वो निष्पक्षतापूर्ण होगा। तीसरा सामान्य होगा, या चौथा पक्षपातपूर्ण होगा। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
ईर्ष्या, यानी कि पहला ऑप्शन जो ईर्ष्या युक्त है यह सही हो जाएगा। यानी कि जो माता पिता होते हैं अपने बालकों में परस्पर अगर भेदभाव करते हैं तो ऐसे परिवेश में जो बालक पल बढ़ रहे होते हैं, ऐसे परिवेश में जो बालक रह रहे होते हैं उनमें ईर्ष्या युक्त विकास होता है। यानी कि वे उनके अंदर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वो देखते हैं कि उनके जो माता पिता हैं वो हमारे साथ में भेदभाव कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार के जो लक्षण होते हैं उन बालकों में भी डेवलप्ड होने शुरू हो जाते हैं और बालक जो होते हैं वो ईर्ष्या युक्त या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चाहे फर्स्ट मीटिंग में यानी कि जूनियर में देखने को मिले या प्राइमरी में देखने को मिले, ये जो क्वेश्चन है ये देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लीजिए, इस पर आप स्टार बना लीजिए कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 9, उन उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है, सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। यानी कि यह एक कथन दिया गया है कि जो उच्च बौद्धिक योग्यताएं होती हैं वह वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं। यानी कि जो बालक में जितनी अच्छी उच्च प्रकार की या अच्छी प्रकार की जो बौद्धिक योग्यताएं पाई जा रही हैं वो वंशानुक्रम के कारण पाई जा रही हैं। या किसने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य की पुष्टि की? तो डार्विन ने की, पहला ऑप्शन है डार्विन ने की, दूसरा है गॉल्टन ने की, तीसरा जो सेल्डन मनोवैज्ञानिक है इन्होंने की, या चौथा वाटसन ने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि जो गाल्टन मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की थी कि उच्च बौद्धिक योग्यताएं जो होती हैं, जो अच्छी बौद्धिक योग्यताएं या क्षमताएं होती हैं वह वंशानुक्रम का परिणाम होती है, यानी कि वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, गाल्टन ने ऐसा कहा था। अगले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ इस क्वेश्चन के बनने की पूरी पूरी संभावना है। क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है, यानी कि जो वातावरण है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, यानी कि यह कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, यानी कि यह कथन वुडवर्थ का है, दूसरा है रॉस का है, तीसरा जिसबर्ड का है, या चौथा एनॉस्ट्री का है। तो ये जो कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो यह कथन दिया था रॉस ने। रॉस ने ऐसा कहा था कि जो वातावरण है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रॉस, यानी कि रॉस ने यह कथन दिया था। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के प्रश्न, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में इनको कवर किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी आगामी जो सीटेट की परीक्षा है इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एक नहीं हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको भी भला हो जाए, उनको भी फ़ायदा मिले आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है। तो आप अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।